गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके सामने फिर आएंगे हीट का अगला वॉल्यूम लेके। 4 आपके पास जा चुका है, 2-3 वॉल्यूम और जाएंगे, उसके बाद पूरा हीट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल जो होगा हमारा स्पेसिफिक हीट और क्या बोलते हैं उसको, गुप्त लेटेंट हीट। न्यूमेरिकल जो हमारा टॉपिक है आज, स्पेसिफिक हीट प्लस लेटेंट हीट, विशिष्ट ऊष्मा प्लस गुप्त ऊष्मा, है ना। इसी से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि हम आपको थोड़ा सा याद दिला दे, है ना, विशिष्ट ऊष्मा में तापों का अंतर होता है और गुप्त ऊष्मा में अवस्था परिवर्तन होता है। ये आपका विशिष्ट ऊष्मा में हीट की बात करते हैं, ms थीटा होता है फॉर्मूला। m आपका द्रव्यमान होता है, ये आपका विशिष्ट ऊष्मा होता है, वस्तु का, और ये तापांतर होता है। चलते हैं। गुप्त ऊष्मा H बराबर Lm होता है, L आपका गुप्त ऊष्मा होता है, M आपका द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस लेके। ये आपका था पिछले क्लास में भी हमने बता रखा था, आप चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो इसको, है ना। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस का लेवल आपके पास जा चुका है, कुछ हम प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आए हैं आप लोग के सामने। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी वस्तु को, ध्यान से देखिए, 400 कैलोरी ऊष्मा देने पर, ठीक है, 400 कैलोरी ऊष्मा देने पर किसी वस्तु का ताप 80 डिग्री सेल्सियस होता है, हो जाता है। ठीक है, यदि वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा 5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो वस्तु का प्रारंभिक ताप क्या होगा। ठीक है, ये हमारी बातें आपसे हो रही है न्यूमेरिकल्स की। बाबू, जैसा कि हमने बताया था, क्वेश्चन हमारा सीजीएस पंक्ति में दे रहा है ना। किसमें दे रहा है? सीजीएस पंक्ति में। तो H बराबर ms थीटा की बात करते हैं और
और थीटा तापों का अंतर है, तो ये ऑलरेडी 400 हमको दिया हुआ है। द्रव्यमान हमारा नहीं लिए हम लोग, द्रव्यमान ले लीजिए। द्रव्यमान 4 ग्राम हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। विशिष्ट ऊष्माधारिता आपका 5 है और तापांतर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, है ना? नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 400 बराबर 200, ठीक है ना? 80 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। 80 डिग्री सेल्सियस फाइनल में, इनिशियल मेरे पास पता नहीं है तो हम लोग एक से ले लेते हैं 80, यहाँ पे काटेंगे इसको, तो 2 बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स बराबर 80 माइनस 2, यानी एक्स बराबर 7.78, यानी प्रारंभिक ताप जो था 78 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। चलिए मिटा दीजिए, ये आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 रखते हैं, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 रखेंगे और यहाँ पे 400 कैलोरी के जगह पे हम लोग 1600, है ना, 1680 कैलोरी डालते, जूल डालते हैं, 1680 जूल हम डालते हैं। क्वेश्चन वही हमारा, देख लीजिए, है ना? सबसे पहले ऐसा करो यार तुम लोग, यहाँ 400 कैलोरी था ना, चलो क्वेश्चन 1 था, पहले आप लोग उतार लो पॉज करके। अब हम क्वेश्चन को चेंज करने जा रहे हैं, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, यहाँ पे कैलोरी के जगह पे 1680 जूल ले रहे हैं। ठीक है, बाकी वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे भैया? आप जानते हो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ठीक है, और 1 जूल बराबर 1.4.2 कैलोरी, ठीक है। तो भैया आपके पास 1680 जूल है, तो 1680 बटा 4.2, और यहां पे काटेंगे तो 200 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है ना? आप इसको काट के देख लो, नहीं 400 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, हमने काट दिया, आप काट के देखो 400 कैलोरी आता है, फिर क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग बना देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका यहां जो दिया हुआ है द्रव्यमान और ये जो विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है किस पद्धति में दिया हुआ, उसके अनुसार आप इसको चेंज कर देना। तो यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा 5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, यानी सीजीएस में है, ग्राम भी दे दिया है आपका, तो इसीलिए हमने इस तरीके से इसको चेंज कर दिया, तो दिक्कत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 250, ठीक है,
कैलोरी उष्मा से कितना जूल या कितना कार्य किया जा सकता है। मेरा सवाल है 250 कैलोरी उष्मा से कितना कार्य किया जा सकता है। फॉर्मूला शुरू में ही बताते हैं, W बराबर जे क्यू। जे बराबर हमने बताया था कि 4.2 आंसर होता है, तो वर्क बराबर 4.2 जूल होता है ना, गुना 250। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा जी, इसको गुना करोगे 4.2 को 250 से तो लगभग 1050 आ जाएगा जूल। ठीक है, यानी 1050 हमारे पास जूल आ गया। हमने क्या कहा, 250 कैलोरी हम उष्मा से कितना कार्य किया जा सकता है, तो हमने यहाँ पे 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल में बदल गया हमारा, है ना। तो ये हमारा इतना जूल कार्य हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्वेश्चन था 250 कैलोरी उष्मा से कितना कार्य किया जा सकता है ना। तो भैया फॉर्मूला होता है W बराबर जे क्यू, ये महामंत्र के रूप में याद रख लीजिए। और इस महामंत्र में जो जे का मान होता है उसको हम लोग कह रहे थे यांत्रिक, ठीक है ना, तुल्यांक। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक था, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 2 ग्राम की वस्तु है जिसका विशिष्ट ऊष्मा 5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने ऊष्मा की जरूरत होगी। ध्यान से देखिए। तो हीट बराबर 2 ग्राम, है ना, गुने 5 कैलोरी प्रति ग्राम गुने 50 डिग्री। तो हीट हमारा जो हो जाएगा, गुना कीजिएगा 2 × 5 = 10 यानी 500 जूल। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो 500 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे यूनिट के लिए अगर दिक्कत हो रही है तो ध्यान से देखिएगा जी। 2 ग्राम गुने 5 कैलोरी बटा ग्राम
डिग्री सेल्सियस गुने 50 डिग्री सेल्सियस, ये से ये कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, आंसर कैलोरी में आ गया, इतना कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, साफ साफ आंसर आपका दिख रहा है। आगे की ओर बढ़ा जाए, है ना, बढ़े। ये तो था बच्चा वाला क्वेश्चंस। अब हम आते हैं वैसे क्वेश्चंस लेके जो आपके लेटेंट हीट और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदले -10 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो बुआ ध्यान से डायग्राम देखिए, ये महामंत्र है आप लोग के लिए, -10 डिग्री सेल्सियस, यहां पे अभी बर्फ है, इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पे लाओ, डायग्राम में ही बताए थे पिछले क्लास में। फिर हम 0 डिग्री सेल्सियस पानी पर लाएंगे, हमको यहीं तक चाहिए। यहां पे मान लेते हैं कि हीट 1, यहां पे मान लेते हैं कि हीट 2, तो H बराबर H1 प्लस H2। जहां तक मैंने आपको बताया था कि अगर तापांतर मिलेगा, तापों में अंतर मिलेगा, तापमान में अंतर मिलेगा, तो भैया विशिष्ट ऊष्माधारिता से बनाएंगे हम लोग। तो H1 बराबर m(s थीटा), m कितना है जी, चलो कुछ नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान यहाँ पर हम लोग 10 ग्राम बर्फ लेते हैं, 10 ग्राम। तो देखिए 10 गुना स्पेसिफिक हीट हम आपको बताए थे कि बर्फ का यहाँ पे 0.5 होता है, तापांतर कितना हो रहा है 10, जो सॉल्व करोगे तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 50। H2 की बात करें हम लोग, ताप सेम है, तो यहां पे क्या हो रहा है बाबू, अवस्था परिवर्तन, गुप्त ऊष्मा Lm। क्या होता है गुप्त ऊष्मा, हमने पानी का बताया 540, द्रव्यमान 10 है 5400, तो H बराबर 5450 आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया 5450। ठीक है, तो अब हम यहां पे आते हैं, देख रहे हैं ध्यान से, Lm अवस्था परिवर्तन है ना, यहां पे हमने 50 लाया था, H2 हमने देख लिया Lm यानी 500 कैलोरी हमने बताया था, पानी का होता है ना, नहीं एक मिनट, बर्फ से न जा रहा जी पानी में 80, ध्यान से सुनिए, बर्फ से पानी में जा रहा है ना, तो बर्फ के गलेगा तब ना पानी आएगा, तो बर्फ के गलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 80, तो हो जाएगा 800। ये था क्वेश्चन आपका।
थोड़ा सा और क्वेश्चंस आगे की ओर जाते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन। बाबू यहां पे कह क्या रहा है कि कोई बर्फ, एक मिनट, यहां पे हम लोग लेते हैं 50 ग्राम बर्फ जो 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, इसमें कोई शक नहीं। अब हमको इसको बदलना है, क्या चीज में बदले, 10 डिग्री सेल्सियस पानी। बात को समझिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, -20 कर दो, है ना, और 10 डिग्री पानी पे देखो तो बाबू, -20 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है। पहले इसको लिया ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी, और फिर 10 डिग्री सेल्सियस पर। डायग्राम देख लीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ, 0 पे फिर बर्फ आ गया, यहां पे पानी, फिर पानी। तो यहां पे आप देखो इस केस में तापों में अंतर आ रहा है, यहीं से हम पकड़ेंगे, यानी विशिष्ट ऊष्मा का केस। ध्यान से समझिएगा, यहां पे अवस्था परिवर्तन है जी, गुप्त ऊष्मा का केस, यहां पे फिर आपका ताप में अंतर, यानी इसमें भी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे H1, यहां पे H2 और यहां पे H3, ठीक है। वो हुआ H1 बराबर ms थीटा, ताप में अंतर हो रहा है, m यानी 50, फॉर्मूला देखिए, ms थीटा 50 ग्राम गुना S का मतलब होता है, हमने बताया था विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा बर्फ का होता है 0.5 गुना तापांतर 20 आ रहा है जी, गुना करोगे तो भैया यहां पे 500 नजर आ रहा है, ठीक है। H2, यहां पे देखना अवस्था परिवर्तन Lm, ठीक है। बर्फ का लेटेंट हीट 80, गुप्त ऊष्मा, द्रव्यमान 50 यानी 4000, H3 फिर तापांतर ms थीटा 50 गुने, यहां पे देखिए पानी है ना, यहाँ पे ताप अंतर हो रहा है जी, पानी है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितना होगी, तो 1 होता है, लिखवा दिए थे हम लोग, और यहाँ पे 10 यानी 500, जोड़ेंगे हम लोग टोटल हीट तो 5000 के आसपास
ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने आंसर देखा कि किस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग आते हैं, आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, है ना। ये आप लोग बना के आइएगा, उतार लिया आप लोग। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन है, ध्यान से। 30 ग्राम बर्फ है, -20 डिग्री सेल्सियस पर है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलता है, ठीक है। आंसर हम लोग लिख देते हैं। सत्तावन सौ, ठीक है, 5700 ने लिख दिया। अब हम बात करते हैं, डायग्राम बना देते हैं। -20 डिग्री सेल्सियस बर्फ है जी, फिर इसको आप लोग 0 डिग्री बर्फ में लाओ, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी लाओ, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी। ये H1 H2 H3, इसको आप लोग ईमानदारी से बनाइएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे इसके आंसर का। पिछले बार मैंने एक क्वेश्चंस दिया था, बहुत कम लोग बना पाए थे, है ना। तो अब न्यूमेरिकल में अगर डाउट होता है तो उस न्यूमेरिकल का आप लोग फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालिए, है ना। उसका हम लोग वीडियो स्पेशल बना के भेजेंगे। हिट से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसका हम लोग अपना वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कर देंगे। लेकिन जहां तक जो क्वेश्चंस आने की आशंका है, मैंने सारे न्यूमेरिकल्स आपको करा चुके हैं। 3 टाइप का क्वेश्चंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक आपका पैमाना बदलने वाला, दूसरा आपका गुप्त उष्मा वाला, और तीसरा जो होता है विशिष्ट उष्मा वाला। चलिए अब हम सीखेंगे, आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। हिट में ये अभी 2 वॉल्यूम है, थ्योरी हमको भेजना है, थ्योरी हम भेजेंगे, बीच बीच में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स कराते चलेंगे। आइए, टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा का संचरण। यहां पे देखिए, ऊष्मा के संचरण की जो विधि होती है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया। हम सबसे किनारे में चल जाते हैं, जिसको कंडक्शन करते हैं। इसमें चालन, ठीक है। दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन, जिसको हम लोग संवहन कहते हैं। तीसरा होता है रेडिएशन, इसको हम लोग विकिरण कहते हैं, ठीक है। कंडक्शंस के बारे में कहता है कि यहां जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, पदार्थ के कणों के बिना स्थानांतरण किए होता है। देखिए जैसे क्या है, ये मेरे पास लोहा है, ठीक है ना, ऐसे इसके कण होंगे आपस में जुड़े हुए।
यहाँ पे कण जो होगा स्थानांतरण नहीं होगा, ये जो होता है यहाँ पे नहीं जाएगा। ये होगा क्या, जैसे इस पोर्शन को हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करने के बाद ये यहाँ इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये जो हीट अवशोषित करेगा तो ये इसको हीट दे देगा, ठीक है, फिर ये इसको हीट देगा, ये इसको 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 देगा, इसको देगा, यहाँ तक ये गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जो ठोस में ऊष्मा का संचरण ठीक है, ठोस में ऊष्मा का संचरण पदार्थों के कणों के बिना स्थानांतरण के होता है, बिना स्थानांतरण के होता है। अगर हम यहां पे बात करें कि चालन विधि में, कंडक्शन मेथड में, एक तो ये क्वेश्चन होता है कि ये ठोस के लिए आपका होता है विधि, जैसे रॉड को गर्म करना है ना, उसके लिए, तो इसमें जो पदार्थ के कण होते हैं उसका स्थानांतरण यहाँ पे नहीं होता, ये चालन विधि में। दूसरा आते हैं कन्वेक्शन। यहां पानी को कभी उबलते किसी ने देखा है? पानी को उबलता है तो नीचे से उबलता है, क्या होता है कि नीचे जब उबलता है तो पानी वो ऊपर की ओर आता है, जो ठंडा पानी वो नीचे की ओर चला जाता है, याद रखिएगा। जब उबलते पानी को देखे होंगे, जब पानी नीचे से गर्म होता है तो नीचे वाला कण जो होता है वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर का ठंडा कण होता है भारी की वजह से बैठ जाता है, भारी की वजह से बैठता है। तो इसमें जो होता है, देखिए ये कण है ना, अब मान लेते हैं कि इसको हम लोग हल गर्म करते हैं तो ये वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला ऊपर वाला पोर्शन नीचे आता है, ये ऊपर चला गया कण, ये नीचे आता है। तो इसमें कहता है कि गैसों में गैस और द्रव में, ये तो तय सी बात है कि संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होती है। तो कहता है कि गैस और द्रव में जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण स्थानांतरण होते हैं, स्थानांतरण होते हैं यानी मतलब कि क्या, वो अपने स्थान में परिवर्तन लाते हैं। दूसरा चीज, वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो कहता है कि वायुमंडल भी संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और खास बात, ये जो कणों का स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो इस स्थानांतरण की वजह से धाराएं बहती है। पानी को उबलते देखिए होंगे, धारा की तरफ बहता है, तो स्थानांतरण की वजह से धाराएं बहती है, उस धाराएं को हम लोग संवहन धाराएं कहते हैं। तीसरी बात, पदार्थ के कणों के स्थानांतरण की वजह से के कारण जो धारा बहती है
उसे संवहन धारा कहते हैं। ये तो बात होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वायुमंडल, उसके बाद पूछ सकता है स्थानांतरण किस विधि में ना होता है ना। तो स्थानांतरण पदार्थ के कणों का चालन विधि में नहीं होता है। मिटा दें। विकिरण पढ़ाना हमको, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए चलो बच्चों, रेडिएशंस में हम लोग आते हैं। उष्मा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के ठीक है। यहां पे याद रख लीजिए, जैसे बल्ब गर्म होता है, बिरबल का खिचड़ी देखें। अगर आपका जैसे बल्ब है तो बल्ब क्या होता है कि छोड़िए, हाँ बल्ब देखे हो समोसा की दुकान में, वो क्या करता है, वो शीशा का वो बना रहता है, कार्टून टाइप का रहता है लकड़ी का, उसमें बल्ब जला देता है ताकि लिट्टी गर्म रहे। तो लिट्टी गर्म रहता है, क्या उसके माध्यम में गर्मी रहती है? नहीं, उसके माध्यम में गर्मी नहीं रहती। तो माध्यम को बिना गर्म किए वो वस्तु को गर्म करता है। तो कहता है कि बिना किसी माध्यम के, ठीक है, उष्मा ठंडे वस्तु तक पहुंचती है। इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। दूसरा चीज इसमें हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि उष्मा जो होता है बिना माध्यम को गर्म किए, बिना माध्यम को गर्म किए, क्या कह रहा है, उष्मा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से वस्तु तक पहुंचती है। हमने क्या बात बोला? उष्मा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के, है ना, ठंडे वस्तु तक पहुंचती है। और इसमें माध्यम को गर्म नहीं करती है, उसका चाल जो होता है प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन यही था आपका। आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम। इसमें क्या होता है, देखिए
अगर हम बात करते हैं जैसे समान अवस्था में हमने क्या बोला, समान अवस्था में रहने पर एकदम तुर के लिखवाएंगे लाएंगे, विकिरण द्वारा, ठीक है ना, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर इसके चारों ओर का जो तापांतर होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के समानुपाती होता है। क्या मतलब, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कहता है कि जैसे कोई भी वस्तु समान अवस्था में है, अभी तत्काल सेम अवस्था में रहेगा, ठंडा तो ठंडा रहेगा, तो विकिरण द्वारा किसी वस्तु के, ठीक है, हम ठंडा कर रहे हैं किसी वस्तु को, तो ठंडा होने की दर जो होती है वो क्या होती है, तो कहता है वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के समानुपाती होता है। इसका एक ही मकसद होता है कि जैसे कोई भी वस्तु अगर ठंडा होता है, तो जैसे जैसे कोई वस्तु ठंडा होता है तो धीरे धीरे ठंडा होने की जो दर होती है वो कम होते जाती है। यानी वस्तु जैसे जैसे ठंड होती है, ठंडा होती है, ठंड होती है, वैसे वैसे उसका दर कम होते जाता, ठंडे होने का दर कम हो जाता है। तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर इस पे बेस ऐसे न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, केवल ये याद रख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोई भी वस्तु जैसे जैसे ठंडा होती है तो उसके ठंडे होने की दर बढ़ती है कि घटती है कि समान रहती है ना, तो वो क्या होती है, दर कम होते जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हीट का वॉल्यूम 5 हो चुका है ना। जो भी बच्चे अगर नए बच्चे हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन बच्चे को हम पर्सनली हेल्प देना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिंक भेज सकते हैं, और हम उनको अगर कोई भी इस तरीके का असाइनमेंट होगा तो हम आपको वो ग्रुप में भेज देंगे। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी बच्चे नए हैं या हमारे संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ने का प्रयास कीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर लीजिए, और जो भी असाइनमेंट्स टेस्ट वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अलविदा कहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले वॉल्यूम में हीट का पूरा
हम खत्म कर दे, कुछ बचा हुआ नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा तो 2 वॉल्यूम जाए, उससे ज्यादा वॉल्यूम हमारा नहीं जाएगा। तो आप इसका क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनाने का प्रयास कीजिए। अगर हमने पहले ही बता दिया, अगर कोई भी डाउट होती है न्यूमेरिकल्स में तो क्वेश्चंस को भेजिए। 5-7 जो भी हिट के क्वेश्चंस अगर आपको डाउटफुल हो रहे हैं तो वो भेजिए, हम उसको सॉल्व करके उसका एक वीडियो बना के आपको एक वॉल्यूम के रूप में दे देंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त।